जय हिंद मेरे सेठ सहेलियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम लोग ले रहे थे। चैप्टर 2 आपका क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के आज हम लोग बात करेंगे अंतिम टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है देख सकते हो, सामूहिक अपनेपन का भाव। टॉपिक नंबर कितना है आपका 4। और इस वाले टॉपिक से आपको आपके एग्जाम में 1 नंबर के 2-4 प्रश्न और साथ ही साथ 3 नंबर के प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो यानी कि टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हो चैनल पे और आप अगर सीधा ये टॉपिक देख रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हम लोगों ने पीछे जो वीडियो लिया है इस चैप्टर का, आप उसको बारी बारी से देख लेना है, ताकि जो भी डाउट्स है आपका वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न इस टॉपिक से आता है कि लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना कब पनपने लगती है। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है, उसके मन में राष्ट्रवादी भावना जो है वो कब विकास होता है, उसका विकास कब होता है। तो देखिए, ऐसा माना गया है कि 2 ऐसी चीजें हैं जिसके बाद लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना पनपती है। तो पहला क्या है? जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब लोगों को लगने लगता है कि ये जो राष्ट्र आपका है और आप उसका एक पार्ट हो, तब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना का विकास होता है, पहला। और दूसरा क्या होता है? जब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने वाली साझा बात को क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं। एक तो क्या है कि आप अपने राष्ट्र का अंग खुद को समझोगे। जैसे अगर मान लो कि आपके बॉडी का कोई भी एक अंग है, जैसे आपका हाथ, कान, नाक, मुंह। अगर मान लो कि आपके हाथ में अगर चोट लगी है, तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ दर्द होगा। उसी तरह जिस समय आपको यह पता चल जाएगा कि जिस तरह आपके बॉडी का कोई भी पार्ट चोटी होने से आपको दर्द होता है, उसी प्रकार आप यह महसूस करने लगोगे कि आप एक राष्ट्र का अंग हो। अगर आप पे कोई चोट पहुंचा रहा है, तो पूरे राष्ट्र रूपी जो आपका शरीर है उस पे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं दर्द महसूस होगा, पहला। और दूसरा, जिस बात पे आप एक राष्ट्र का अंग महसूस करते हो, जब एक दूसरे के बीच में वो समझ में आ जाएगा, लोगों के बीच में एकता के बातें जो है वो आने शुरू हो जाएंगे कि अगर मेरा दाहिने हाथ पे चोट लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो बायां हाथ है उस पे दर्द नहीं होगा, या मेरे अगर दाएं आंख पे चोट लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दाहिने वाला जो आंख है उस पे दर्द नहीं होगा। तो जब आपको ये इन बातों को समझ में आएगा, तभी क्या होगा कि आपके मन में राष्ट्रवादी भावना की बात जो है वो पनपने लगती है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न समुदायों, क्षेत्र या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न समुदायों ने या अलग अलग क्षेत्रों के जो भाषाओं से संबंधित जो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा होती है। यानी कि आप मानो या ना मानो, जो अपनेपन की भावना है कि राष्ट्र मेरा है, राष्ट्र के रहने वाले लोग हमारे हैं, ऐसी जो भावना है ये आंशिक रूप से कहीं ना कहीं संघर्षों के चलते ही पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर क्या गया, छा गया। तो अब बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लोग भाई, अगर मान लो हम लोग आदिवासी हैं, तो हमारा काम क्या होगा, हम लोग जंगल पे रहा करेंगे। अब अगर सरकार जंगल पे कानून लगा देगी, तो जाहिर सी बात है कि मेरा तो शोषण होगा ही, साथ ही साथ उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम आदिवासियों का भी शोषण होगा। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रक्रियाएं कि हम लोग जंगल में रहते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कृति का धरोहर है, उस पर जब आघात पहुंचेगा तो लोग जो है वो राष्ट्रवादी की जो भावना का जो विकास है वो लोगों के मन में देखने के लिए मिलेगा। तो अब समझिएगा कि जब यह भावना का विकास हुआ, तो सामूहिक अपनेपन का भावना का विकास करने के लिए लोगों ने किस तरह का काम किया। तो सबसे पहला काम हुआ इतिहास व साहित्य के क्षेत्र में, लोक कथाएं व गीत के क्षेत्र में, चित्र व प्रतीक के रूप में सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए अपना योगदान दिया।
यानी कि जो भी लोग इतिहासकार थे, जो लोग साहित्य लिखा करते थे, जो लोग लोक कथाओं के जरिए गीत गाया करते थे, जो लोग चित्र या प्रतीकें बनाया करते थे, सभी ने मिलजुल कर क्या किया, अपना योगदान दिया राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप बोलोगे कैसे? तो जैसे अगर आप देखोगे तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान जो है वो भारत माता की छवि का रूप ले लिया। जिस तरह से मरियान और जर्मनिया ने छवि लिया था, उस प्रकार भारत माता की छवि ले लिया। अब सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि 20वीं सदी में भारत की पहचान भारत माता की जिस छवि ने लिया उसे पहली बार किसने बनाया था? तो यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो चित्रकला है भारत माता की छवि के रूप में, वो लोगों के मन में एक प्रतीक का काम किया कि ये जो छवि वो भारत माता की है। अगर कोई उसे फाड़ रहा है या फेंक रहा है या उस पोस्टर को लगाने से मना कर रहा है तो कहीं ना कहीं इससे भारत माता की पहचान क्या होगी, खराब होगी। और जब इसका विरोध होना शुरू हुआ तो लोगों के मन में क्या हुआ, इस विरोध के कारण एक राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। साथ ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा। तो पूछेगा वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो आप देख सकते हो। आप पूछेगा इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो जब वंदे मातरम गीत को लिखा गया और उसके बाद ये जो वंदे मातरम है उसको अपना ही एक उपन्यास था जिसका नाम है आनंद मठ, उसमें शामिल कर लिया गया। तो पूछेगा कि बताए वंदे मातरम को किस उपन्यास में शामिल किया गया था? तो क्या बोलोगे? आनंद मठ उपन्यास में शामिल कर दिया गया था। किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। आगे जाएंगे तो इस गीत को सबसे ज्यादा जो प्रयोग है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय में खूब गाया गया था। लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में, स्वदेशी आंदोलन 1905, तो उस समय क्या किया गया था, बहुत ज्यादा मात्रा में इस गाने को लोगों ने गाया और गुनगुनाने का काम किया था। अब आगे जैसे जाओगे तो स्वदेशी आंदोलन के समय एक विख्यात भारत माता की छवि जो चित्रित की गई। पहला चित्रित तो किया गया, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन चला उस समय भारत माता की एक विख्यात छवि जो चित्रित की गई। अब ये जो छवि था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। और इस छवि की जो विशेषता थी कि जो भारत माता है उसको सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया, एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया। और साथ ही साथ इस पेंटिंग में छवि को शांति, गंभीर और देवीय आध्यात्मिक गुणों के साथ क्या किया गया, युक्त दिखाया गया कि ये जो विख्यात छवि है उसमें भारत माता को पहली बात तो एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया और दूसरा उस छवि में, उस पेंटिंग में भारत माता को शांत, गंभीर और एक देवीय रूप में दिखाया गया था। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि भाई भारत माता की पहचान के लिए पहली बार भारत माता की छवि किसने बनाया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया। भारत माता के लिए जो वंदे मातरम का गीत है वो कितने के दशक में गाया गया था? तो मतलब 1870 के दशक में बनाया गया था। किसके लिए? तो मातृभूमि की स्तुति के लिए। और किस उपन्यास में शामिल किया गया था? तो आनंद मठ में शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा कब गाया गया था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। उसके बाद जो विख्यात छवि है जो बंगाल स्वदेशी आंदोलन के समय चलाया गया था, भारत माता का जो छवि चित्रित किया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, जिसमें सन्यासी के रूप में भारत माता को दिखाया गया और उसी छवि में भारत माता को शांत, गंभीर और देवीय आध्यात्मिक गुणों के साथ युक्त जो है दिखाया गया था। अब आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि ऐसा क्या कारण था जिस समय भारतीय इतिहास को फिर से जानने का प्रयास किया गया और लोगों ने फिर से पुनर्व्याख्या की बात करी? तो बात करें आंसर पे तो 19वीं शताब्दी के अंत तक यह महसूस किया जाने लगा था कि प्राचीन गौरव को पुनः अध्ययन करने की जरूरत है। अब भाई अध्ययन करने की जरूरत है तो कारण, तो अंग्रेजों की नजर में भारतीय अपना शासन खुद संभाल नहीं सकते थे और उनका यह भी मानना था कि भारत जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो आप बताओ, अगर कोई आपको बोलेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकता और आप ये काम सदियों से करते आए हो तो अपने पुराने बातों को याद दिलाओगे कि नहीं कि याद करो मैंने उस दिन ये काम किया था। तो लोगों को लगा कि ये जो हमें कह रहा है कि हम अपना शासन नहीं संभाल सकते, तो आप हमारे पीछे सालों को जाके देखो जहां पे हम लोग अपने देश को भली भांति से अच्छे ढंग से चला रहे थे।
जब आपने हम पे शासन नहीं किया था तब हम देश को चला रहे थे कि नहीं, और आज हमें आप पिछड़ा महसूस कर रहे हो, लेकिन देखो हम पिछड़े हुए नहीं हैं। तो पूछेगा कि गौरव को क्यों पुनः याद किया गया, तो दो कारण थे। एक तो अंग्रेजों की नजर में हम लोग अपना शासन नहीं चला सकते थे, और अंग्रेजों को लगता था कि हम पिछड़ा हुआ था। अतः उस समय भारतीय लोगों ने भारत के गौरवशाली इतिहास को लिखना क्या क्या शुरू किया कि भाई हमारे इतिहास में जो चीजें हुई हैं उनको फिर से लिखना शुरू किया। इस समय यह इतिहास उस समय लिखा जिस समय भारत कला के क्षेत्र में, वस्तुकला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और कानून दर्शन और बहुत सारे चीजों पे क्या था, चरम पे था। और उन सारे चीज उस टाइम के बारे में इतिहास में लिखना क्या क्या भारतीयों ने शुरू किया। अब इसका कारण क्या था कि भारतीयों का यह मानना था कि उनकी अतीत महान उपलब्धियों से भरा पड़ा है, और उस युग के अंत होते ही हिंदुस्तानी क्या हुए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए। यानी कि ऐसा समय था जब हम लोग कला, वस्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति और कानून दर्शन जैसे सारे क्षेत्रों में चरम पे थे, हम लोग विकास कर रहे थे। और जैसे इस युग का अंत हुआ, आपने क्या किया, हमको गुलाम बना लिया। तो यही कारण है, इन्हीं सभी कारणों के कारण राष्ट्रवादी इतिहास में भारत की महानतम उपलब्धियों को दर्शाते हुए अंग्रेजों के अधीन भारतीयों की दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया गया। और इसी के कारण क्या किया गया, 19वीं सदी के अंत में आप देखोगे तो इतिहास की पुनर्व्याख्या की फिर से क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। अब बात करते हैं अगला। एक क्वेश्चन आपका पूछेगा कि लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन के बारे में टिप्पणी लिखिए और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आता है। तो समझिएगा कि सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्या कारण था जब लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपनी अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। इसलिए क्या किया गया कि लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने वाला आंदोलन चला। अब ये आंदोलन जो है वो बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाया और इसका नेतृत्व किया। और बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक कथाओं, बाल गीतों जैसे लोक कथाओं को इकट्ठा करने के लिए निकल गए और ये आंदोलन को चलाया। साथ ही उन्होंने लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने वाला आंदोलन का भी क्या नेतृत्व किया। अब जब ये नेतृत्व किया तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकला। परिणाम क्या निकला, मद्रास में एक नेटेशा शास्त्री करके एक व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था, नेटेशा शास्त्री। उन्होंने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल भाषा का लोक कथाओं का विशाल संकलन बनाया। और ये जो संकलन था उसको 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो पूछेगा कि बोलते द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया के लेखक कौन थे, तो क्या बोलोगे, नेटेशा शास्त्री कहाँ के थे, मद्रास के। और ये था क्या, तो तमिल का एक लोक कथा का एक विशाल संकलन था जिसको 4 खंडों में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो अब प्रकाशित करने का कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ये जो नेटेशा शास्त्री है, इनका मानना था, उनका यह मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्र साहित्य होती है। जो लोक की कथाएं होती है राष्ट्र की साहित्य होती है, राष्ट्र की इतिहास होती है। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टता की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। और लोगों को इससे यह पता चलेगा कि हम किस तरह से थे और हम किस तरह से कामों को करते थे। जैसे अगर आपने रामायण पढ़ा होगा या रामायण देखा होगा, सुना होगा, तो एक समय था जब लव कुश आके अपने पूरे के पूरे समाज में अपने राजा के समक्ष यानी अपने पिता के समक्ष गाना गाकर अपनी माताओं की व्यथाओं के बारे में और राम के पूरे जीवन चरित्र के बारे में बताते। तो उसी तरह उस गाने में उस सारी अभिव्यक्ति और विशेषताओं के बारे में बताया गया कि राम कैसा था, राम ने क्या किया, राम का क्या क्या चीजें था। तो उसी तरह इनका भी मानना था कि जिस तरह से आप राष्ट्रीय कथाएं, आप जो भी लोक कथाएं होंगी, जो बोली जाने वाली जो लोक कथाएं, उसमें राष्ट्र साहित्य के बारे में, राष्ट्र के इतिहास के बारे में अभिव्यक्ति दर्शाती है और लोगों की जो विशेषता है उसके बारे में पता चलेगा। अब आगे एक टॉपिक आता है आपका राष्ट्र एकता के चिन्ह और प्रतीक तिरंगा झंडा के रूप में। तो आप देखिए तीन बार तिरंगा झंडा के बारे में व्याख्या करेंगे। एक बार क्या था कि जब सबसे पहली बार जब तिरंगा झंडा का प्रयोग किया गया तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया तिरंगा झंडा का, जिस समय रंग क्या था, लाल, पीला और हरा, लाल और पीला रंग के साथ इसको क्या किया गया, तैयार किया गया और इसका प्रयोग जो है भारी मात्रा में किया। साथ ही साथ उस तिरंगे झंडे के साथ इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का, यानी कि ऐसे प्रांत जिसमें हम लोग अपना शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल के 8 फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ध चंद्र दर्शाया गया था।
तो जो उस समय जो भारत माता का जो एक मैं बोलूंगा कि एक तरह का एक तिरंगा बनाया गया बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय, तो उस समय जो तिरंगा बनाया गया उसमें 3 तरह के रंग का प्रयोग किया गया, लाल पीला और हरा रंग का प्रयोग किया गया। और उसी समय उस तिरंगा में क्या किया गया, एक 8 ब्रिटिश भारत का जो 8 प्रांत था, यानी कि 8 जो अलग अलग राज्य थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल के 8 फूलों को अंकित किया गया। और भारत के 2 बड़े संप्रदाय हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस झंडे में अर्धचंद्राकार एक जो चांद जो है बनाया गया। तो पूछेगा बताइए जो स्वदेशी आंदोलन जो चला बंगाल में, उसमें हिंदू और मुसलमानों के प्रतीक के रूप में किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया गया। और अब ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के लिए 8 कमल के फूलों का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया था। पूछेगा कि स्वराज का झंडा किसने तैयार किया था, तो गांधी जी 1921 में। तो जिसमें क्या किया, गांधी जी ने 3 रंग लगाया, एक सफेद, एक हरा, एक लाल रंग रखा। इसमें देखो नया रंग क्या क्या आपका ऐड हो गया, सफेद। और उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपका क्या था, लाल पीला और हरा लाल पीला था, और इसमें खाली क्या आ गया, सफेद हरा और लाल रखा गया। और साथ में गांधी जी ने क्या किया, गांधीवादी प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक को दिखाने के लिए बीच में क्या किया, चरखे को जगह दिया। और ये चरखा जो था वो स्वावलंबन का प्रतीक था कि हम आगे जाके आजाद होंगे और हमारा देश क्या होगा, आजाद होगा। इसका प्रतीक जो है वहां पे देखने के लिए मिला। अब एक टॉपिक आपका आगे आता है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो सबसे अंतिम आंदोलन था और एक असरदार जन आंदोलन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा तो पहले पूछेगा कि यह आंदोलन किसकी असफलता के बाद आया था। तो जो क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर क्या दिया था, जोर दिया था। तो किसके कारण, क्रिप्स मिशन के तहत। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रभाव देखने के लिए मिला, इसके कारण देखो हुआ क्या था कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो कहा कि हम लोग पहले आपके पूरे देश के बारे में अध्ययन करेंगे, देश की जनता के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको एक संविधान बना के देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, उस संविधान के तहत आपको कार्यभार संभालते जाएंगे, देते जाएंगे, और हम लोग देश को क्या करेंगे, धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। और उस समय कहा कि अगर हम लोग क्रिप्स मिशन अगर भारत भेजेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम विश्व युद्ध में हमारा समर्थन करना पड़ेगा, ब्रिटेन को कहा गया, माने भारत को कहा गया। तो भारत के लोगों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन किया, लेकिन जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो वो ऐसे ही भारत से घूम के वापस लौट गया। और इसी के चलते गांधी जी ने क्या किया, एक नए आंदोलन को करने का शुरू किया, जिसे क्या कहा, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस पे जोर दिया गया कि आप लोग भारत को छोड़ के जाए। अब पूछा जाएगा कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो चला इसका प्रस्ताव कब किया गया, प्रस्ताव का समर्थन कब हुआ। तो प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को वर्धा नाम का एक जगह है, वहां पे अपनी कार्यकारिणी में, माने जो उसका पूरा का पूरा जो कार्य करने की जो पूरी की पूरी जगह थी, में कांग्रेस के कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया। तो कब है, 14 जुलाई 1942 को, कहां पे, वर्धा में। और उस समय कांग्रेस का जो कार्य समिति उन्होंने क्या किया, एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया, और उस पर एक मांग रखा गया कि इस प्रस्ताव में सत्ता को भारतीयों को तत्काल हस्तांतरित करें कि आप भाई तुरंत छोड़े, आपको इतना सोचना बुझना नहीं पड़ेगा, आप हमें क्या करें, हमारी सत्ता हम पे दे दें, और भारत छोड़ने की क्या करेगी, मांग की गई। तो कब का बात है, वर्धा 14 जुलाई 1942 को बात है। अब जब प्रस्ताव पास किया गया तो प्रस्ताव का तो समर्थन भी मिला होगा ना, तो प्रस्ताव का समर्थन मिला 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा, यानी कि कांग्रेस समिति के द्वारा क्या हुआ, इस प्रस्ताव पर समर्थन किया गया कि चलो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का आंदोलन शुरू करते हैं। अब जब आंदोलन शुरू किया गया तो इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकला। तो सबसे पहला परिणाम निकला, पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का क्या क्या आह्वान किया गया कि आइए और एक अहिंसक रूप से क्या किया, संघर्ष कीजिए। इस आह्वान से देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया गया, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार की जो राज्य व्यवस्था थी उसको ठप किया गया, और लोग खुद ही अपने आप इस आंदोलन में कूद पड़े, और भारी संख्या में लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्र गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूसे क्या किए, निकालने शुरू किया और आंदोलन में भाग लिया। और देखा गया यह आंदोलन वास्तव में एक जनाधार वाला आंदोलन था
क्योंकि इसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों जनसाधारण लोगों ने क्या किया था, स्वतः ही अपने आप में हिस्सा लेने का प्रयास किया था। तो अब सवाल कि सर केवल क्या जनसाधारण लोगों ने इस आंदोलन पे भाग लिया, क्या नेताओं ने भागीदारी नहीं लिया? तो इसमें नेताओं ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुण आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी की जगह क्या होगा, सारी, तो बहुत सारी महिलाएं, जैसे अगर आप बंगाल में देखोगे तो मातंगिनी हजरा, असम से कनकलता बरऊ, है ना, और उड़ीसा से राम देवी ने क्या कहते हैं इस आंदोलन में भाग लिया था। और ये आंदोलन चरम पे जाकर क्या हुआ देखा, और इसके तहत भारत से अंग्रेजों ने क्या किया, अपना जो पूरा का पूरा पक्ष हो, अपना पूरा का पूरा सत्ता उठा के दौड़ दिया। तो यहां से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, अरुण आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया और कई सारी महिलाएं थी। जैसे बंगाल से इस आंदोलन पे भाग लिया था तो मातंगिनी हजरा ने लिया था, असम से कनकलता बरुआ ने लिया था और उड़ीसा से राम देवी ने क्या कहते इस आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा था वो खत्म हुआ। एक पॉइंट पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, आपको पता होगा। कि कब दिया था? तो यही जो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने अपना भाषण दिया था। क्या? करो और मरो का नारा दिया था। करो और मरो का क्या दिया था? भाषण दिया था कि एकदम करना है चाहे मरना है, इसके बारे में दिया था। तो पूरा का पूरा जो भी आपका था मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसको ध्यान से पढ़ना और समझना, और साथ ही साथ अब आपका जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आपको वन शॉट वीडियो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो होगा समाधान कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग लगातार जैसे कंटिन्यू चल रहे हैं हम लोग चलेंगे। और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।